हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सप्रेस। आई एम ज्योत्सा राजपूत और आज मैं आपको क्लास 11th की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर की समरी बताने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर और इसे लिखा है गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने। तो चिल्ड्रन, ये एक एडवेंचरस स्टोरी है, रियल स्टोरी है, मतलब ऐसा नहीं कि फेक स्टोरी है। दिस इज द रियल स्टोरी। इसका जो नरेटर है उसका एक ड्रीम होता है कि वो पूरी फैमिली के साथ वर्ल्ड की समुद्री यात्रा करे। तो आइए अब हम समरी में देखेंगे कि क्या जो नरेटर है वो ऐसा कर पाता है या फिर उसका क्या एक्सपीरियंस होता है इस पहली यात्रा में उसके। तो उससे पहले हम ये देख लें कि किसी भी एक बोट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्योंकि इस स्टोरी में जगह जगह पे जो मेन पार्ट्स होते हैं बोर्ड के उसको शेयर किया गया है, उसके बारे में जिक्र हुआ है। तो उससे पहले हमें जान लेना बहुत जरूरी है कि किस चीज को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके राइट साइड में जो है सबसे ऊपर एक खंबा टाइप का आपको नजर आ रहा है, एक बड़ी सी एक रॉड टाइप की नजर आ रही है जिसे कहते हैं मेस्ट। ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो एक तिकोना सा आपको दिख रहा होगा। जो तिकोना पोर्शन है वो जिप कहलाता है। जिप का काम होता है कि जो हवा का प्रेशर आता है वो वहां पे इसको समिट करके उस प्रेशर को और बढ़ा करके मेन सेल को पास करे, जिससे कि हमारी जो शिप होती है वो स्मूथली और बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं डेक लिखा हुआ है। डेक क्या होता है? जिसपे हम लोग रहते हैं। नाव का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसपे कि हम लोग खड़े होते हैं या कोई भी एक्टिविटीज करते हैं वो डेक होता है। जैसे कि रूम में फ्लोर होता है वैसे ही शिप पे डेक कहलाता है। फिर उसके नीचे आप देखेंगे जो शिप का फ्रंट पार्ट होता है जो नुकीला टाइप का थोड़ा सा होता है उसको वो कहते हैं। फिर आप देखेंगे उसके नीचे आपको दिखा रहा होगा एक हल है, हल लिखा हुआ है। हल क्या होता है? डेक और जो नीचे बेस होती है शिप की, जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होता है इसका मेन शिप का, उस पार्ट को हल कहते हैं। इसमें एक केबिन भी होता है, आप केबिन भी देख सकते हैं अच्छे से। इसमें केबिन दिखा रहा है आपको। केबिन के बगल में आप देख सकते हैं एक छोटा सा एरो टाइप का, एरो क्या, एक छोटा सा आपको देखेंगे रेक्टेंगुलर टाइप का बना हुआ है। वो कील है। कील है मीन्स वो आगे से उसको क्रॉस करने में या लंगर वंगर डालने में बहुत इजी करता है। लंगर मीन्स जब कहीं पे रोकना होता है तो इसका सपोर्ट लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आप जब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे लेफ्ट साइड से, तो आप देख रहे होंगे एक रबर है, एक रबर टाइप का ट्यूब बना हुआ है। उसका काम होता है कि वो प्रेशर बनाता है और उसको पुश करता है। जो पानी का प्रेशर होता है उसको पुश करके आगे बढ़ाता है। स्टर्न जो होता है वो पिछला हिस्सा होता है जो रबर के ऊपर लगा रहता है, और रबर और स्टर्न जिससे अटैच्ड होते हैं उसको टिलर कहते हैं। फिर टिलर के ऊपर आप देख सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं जहाँ पे मेस्ट लिखा हुआ है उसके अपोजिट साइड में एक बड़ा सा त्रिपाल टाइप का दिख रहा होगा, जो कि आपने जनरली देखा भी होगा शिप्स वगैरह में होता है। तो जो सबसे लंबा वाला होता है, जो सबसे बड़ा त्रिपाल होता है तिकोना, उसको मेन सेल कहते हैं। और मेन सेल का जो बेस होता है उसको बूम कहते हैं। मीन्स आप देख सकते हैं 90 डिग्री पे जो उसका रॉड बना हुआ है मेस्ट और बूम का, एक तिकोना हॉरिजॉन्टल टाइप में, उसको बूम कहते हैं। तो ये आपके शिप्स के पार्ट थे। अब हम देखते हैं कि इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में बता दूं कि इस स्टोरी का जो कैरेक्टर है, मीन्स जो नरेटर है जिसने ये स्टोरी लिखा है, वो एक 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन है। उसकी वाइफ मैरी है, एक 7 साल की बेटी है जिसका नाम सुजैन है, और एक बेटा है जिसका नाम जोनाथन है। ये जो मेन कैरेक्टर है, जो हमारा नरेटर है, ये उसके फैमिली मेंबर्स हैं। नरेटर जब कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है तो उसके बाद वो दो क्रूमैन को लेता है। क्रूमैन मीन्स यहाँ पे मल्लाहों से है। दो मल्लाहों को लेता है जब वो आगे की जर्नी स्टार्ट करता है तब। तो उनका नाम है यहाँ पे लैरी विजल जो एक अमेरिकन है, और हब सिगलर जो कि एक स्विस है। तो आइए अब हम लोग स्टोरी की हम पूरी समरी देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जर्नी कब स्टार्ट हुई थी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि मैंने बताया है कि किस तरह से कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, किस डेट पे क्या चीज कैसे कैसे हुई थी। तो इनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो जुलाई 1976 में हुई थी, और ये जर्नी इन्होंने प्लाईमाउथ जो कि इंग्लैंड में है वहां से स्टार्ट की थी। जर्नी स्टार्ट करते समय नरेटर अपनी वाइफ और अपने दोनों बच्चों जोनाथन और स्यू के साथ था।
नरेटर का एक बहुत लंबे समय से एक डिजायर था कि वो सी वॉइस जो या कह सकते हैं वर्ल्ड वॉइस पूरे मतलब समुद्री यात्रा पूरे संसार की यात्रा करे, वो भी कैसे, समुद्र के द्वारा, समुद्र के जरिए। तो वो डुप्लीकेट करना चाहता था, डुप्लीकेट मीन्स दोहराना चाहता था इस चीज को। किस चीज को? क्योंकि ये समुद्री यात्रा पूरे संसार की या कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड की 200 साल पहले कैप्टन कुक ने की थी, जेम्स कुक ने की थी। ठीक है, तो आगे आगे ये बढ़ते हैं। तो जो नरेटर है उसकी भी यही इच्छा थी। फिर अब हम डिस्कस करते हैं कि नरेटर ये यात्रा कैसे करता है। तो नरेटर वेव वॉकर से इसकी यात्रा करता है। जैसे कि शिप्स को नाम दिए जाते हैं, आपने टाइटैनिक भी देखा होगा, और भी बहुत सारे शिप्स होते हैं। तो जो नरेटर जो अपना बोट बनाता है उसका नाम था वेव वॉकर। और इनकी जो बोट होती है वो 23 मीटर की है, 23 मीटर लंबी है, और 30 टन की है। उसका वेट जो है 30 टन है, और ये वुडन हल है, मतलब पूरी तरह से वुड से बना हुआ है। नरेटर ने प्लान किया था कि ये अपनी जो फर्स्ट जर्नी है, जो फर्स्ट डिस्टेंस वो कवर करना चाहते थे नरेटर, वो उनका था कि प्लेमाउथ से, इंग्लैंड से ये जाएंगे कहाँ तक, ऑस्ट्रेलिया तक। पर ऑस्ट्रेलिया से पहले बीच में ये केप टाउन पे रेस्ट लेते हैं। तो जो इन्होंने फर्स्ट पार्ट अपनी जर्नी का, जो 3 साल की जर्नी उन्होंने प्लान की थी, जो उनका फर्स्ट पार्ट होता है, वो उन्होंने वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक किया। उसका डिस्टेंस था नियर अबाउट 1,05,000 किलोमीटर। मतलब ये डिस्टेंस उन्होंने अपने पहले हिस्से में कंप्लीट किया, और केप टाउन पे आकर के उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट लिया। अब ये इनको आगे बढ़ना था। तो आगे बढ़ने से पहले, मतलब केप टाउन से जब ये ईस्ट की तरफ और मूव करते हैं, तो वहां पे इन्होंने 2 क्रूमैन को हायर किया। मतलब 2 क्रूमैन को भी अपने साथ ले लिया, क्योंकि अब ये कहाँ इंटर करने वाले थे, एक बहुत ही रफेस्ट सी में। जो 2 क्रूमैन थे उनका नाम था लैरी विजल और हर्ब जिगलर, जिन्होंने नरेटर को केप टाउन से ज्वाइन किया। अब देख सकते हैं कि जो नरेटर है वो कहाँ इंटर कर रहा है, केप टाउन से वो ईस्ट की तरफ इंटर कर रहा है। ईस्ट जो ओशन उसमें इंटर कर रहा है, उस ओशन का नाम है सदर्न इंडियन ओशन। जैसे कि कहा जाता है कि ये एक बहुत ही रफेस्ट ओशन है। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं, दैट इज वेरी डेंजरस। फिर सेकेंड डे जब उन्होंने केप टाउन से अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो फर्स्ट डे तो उनका बीत गया। सेकेंड डे जब उन्होंने स्टार्ट किया, तो दे हैव स्टार्टेड फेसिंग, मतलब वो फेस करने लगे, अपने सामना करने लगे किसका, स्ट्रॉन्ग विंड्स का, स्ट्रॉन्ग गेल्स का। मतलब बहुत ही तगड़ी विंड्स, बहुत भारी विंड्स, बहुत तेज हवाएं चलने लगी थी। बट वेव से नरेटर ज्यादा नहीं डरा हुआ था। नरेटर को सबसे अधिक डर जो लग रहा था उसमें, वो किस चीज का था, विंड्स का नहीं था, बल्कि वेव्स का था। क्योंकि वेव्स जो थी उस सदर्न इंडियन ओशन में, जब ये केप टाउन से आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ, तो वेव्स की जो हाइट थी वो थी 15 मीटर। और 15 मीटर ही हाइट थी जो वेव वॉकर इनकी बोट थी उसके मेन मेस्ट की। जो उनका मेस्ट था, जो उसका जो कह सकते हैं, हमने बताया था आपको कि जो रॉड होता है जो बीचों बीच सबसे लंबा था, उसकी भी हाइट 15 मीटर थी। और वेव्स जो उस ओशन में आ रही थी, उस वेव्स की, उन लहरों की भी हाइट जो थी 15 मीटर थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना डेंजरस रहा होगा। फिर भी नरेटर आगे बढ़ता है, बढ़ता रहता है धीरे धीरे, और कवर करता है 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ द केप टाउन। मतलब केप टाउन से वो 3,500 किलोमीटर आगे ईस्ट की तरफ बढ़ चुका होता है। और जो वेदर है वो लगातार बेड होते चला जाता है, मतलब खराब होते चला जाता है। फिर नरेटर बताता है कि कुछ सप्ताह इनके ऐसे ही बीतते हैं। फिर 25 दिसंबर की नरेटर बात करता है। जैसा कि आप जानते हैं ये लोग क्रिश्चियंस जो है उनका मेन फेस्टिवल क्रिसमस है। तो 25 दिसंबर को जो नरेटर था वो जितने भी लोग थे उस डेक पे, जितने भी लोग, क्या, 4 लोग नरेटर की फैमिली को लेकर के, और 2 जो इनके क्रूमैन थे, इनके साथ ही क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। वेदर खराब ही रहता है, और ऐसा ही खराब वेदर जो है अगले फिर कुछ सप्ताहों तक होता है। सॉरी, फिर कुछ दिन तक होता है। कुछ सप्ताह नहीं, कुछ दिन तक होता है यहाँ पे। कुछ दिन तक मतलब आप देख सकते हैं कि 25 दिसंबर को इन्होंने सेलिब्रेट किया था, क्या, क्रिसमस डे। और फिर 1 जनवरी के बारे में नरेटर बताते हैं कि क्या होता है। 1 जनवरी को इनका वेदर चेंज हुआ। मतलब जो खराब वेदर चल रहा था वो वेदर चेंज हुआ। बट वेदर चेंज होकर के अच्छा ना होकर के और भी ज्यादा बुरा हो गया। फिर नरेटर बताते हैं यहाँ पे कि 2 जनवरी को क्या होता है। सुबह में मीन्स अर्ली मॉर्निंग का मतलब यहाँ पे भोर से है, कि भोर में
नरेटर ने नोटिस किया कि वेदर में कहीं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है बल्कि और खराब होते चला जा रहा है, तो अपने प्रिकॉशन के लिए, अपने सेफ्टी के लिए नरेटर ने उस डेक पे जितने भी लोग थे सबको वाटरप्रूफ जैकेट्स पहना दिए, ऑयल स्किन्स कर दिया और जो लाइफ लाइन्स ये सब अटैच कर दिया, जिससे कि अगर कहीं कोई ट्रेजेडी होती तो दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। फिर पोएट बताते हैं आगे, सॉरी फिर नरेटर यहाँ पे ये बताते हैं कि उसी दिन 2 जनवरी की शाम को लगभग 6 बजे के समय, शाम के 6 बजे थे, और उसी समय नरेटर नोटिस करते हैं कि इनके बोट के पीछे कुछ बहुत काला काला सा क्लाउड टाइप का आ रहा है। तो रियल में वो क्लाउड नहीं होता है, ये मिसअंडरस्टूड होती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है नरेटर को। वो क्लाउड नहीं होता है, वो क्या होता है, एक बहुत ही हाई वेव होता है। अभी तक नरेटर ने बताया कि जो वेव्स थी वो बहुत हाई थी, 15 मीटर थी। लेकिन इस बार जो शाम को 6 बजे इन्होंने वेव्स को, लहरों को नोटिस किया, तो ये जो लहर आ रही थी, ये जो वेव आ रही थी, जस्ट डबल थी इससे पहले वाली वेव्स की। मतलब इनका जो मेन मेस्ट था, जो 15 मीटर था, उसकी जस्ट डबल थी ये वेव्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना हॉरिबल सीन रहा होगा, कितना डर वाला सीन रहा होगा। और हुआ क्या, ट्रेजेडी इसी समय इनके साथ होती है, और जो वेव्स आ रही थी, लहरें आ रही थी, वो जा करके इनके शिप के पिछले भाग पे जा करके, डेक पे जा करके गिरती है। मतलब जो लहर का एक राउंड कंप्लीट होता है, वो डेक पर आकर के गिरती है। एज अ रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक इतनी भारी लहर आ रही है और वो भी आकर के पानी उसका पूरा डेक पे आकर के गिर रहा है, तो इसके रिजल्ट में जितने भी लोग थे डेक पे सबको कहीं ना कहीं इंजरी हो जाती है। जिसमें कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नरेटर है उसका क्या होता है। जो नरेटर है उसके जो लेफ्ट रिब्स होते हैं वो टूट जाते हैं। वो सब, उसका पूरा जो माउथ होता है वो ब्लड से भर जाता है, उसके दांत टूट जाते हैं। जो स्यू थी उसकी बेटी, उसके भी सिर पे चोट लग जाता है। उसके मतलब फोरहेड पे कह सकते हैं या फिर आईज पे एक बड़ा सा बम टाइप का निकल जाता है। फिर नरेटर बताते हैं कि उस समय इनका जो शिप, जो शिप पे पूरा इनका जो लहर गिरा था, जो पूरी वेव्स गिरती हैं, उसकी वजह से शिप भी पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और पूरे शिप पे पानी ही पानी हो जाता है। अगर बच्चों आपने देखा होगा टाइटैनिक मूवी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब पानी एंटर करने लगता है शिप के अंदर या किसी बोट के अंदर, तो कितनी हॉरिबल कंडीशन हो जाती है। ठीक वैसी ही कंडीशन नरेटर भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि पूरा बोट जो था वो वाटर वाटर हो गया था। उसके बाद जैसे ये सारी कंडीशंस होती है, मैरी जो कि नीचे केबिन में बैठी थी, बाहर आती है जल्दी से, डोर खोलती है केबिन का और अपने हस्बैंड से बोलती है कि पूरा केबिन टूट चुका है, बहुत हम डेंजर में है, पानी पानी पूरा भर गया है। फिर जो नरेटर है वो मैरी को कमांड करता है कि तुम जा करके व्हील्स पे बैठो। मैरी वहां जाती है। फिर नरेटर चेक करता है, उसकी रिब्स वगैरह सब टूटे हैं, फिर भी हिम्मत करके वो धीरे से जाता है और चेक करता है। तो उसने नोटिस किया कि जो लैरी और हब थे, ये दोनों मैडली, मतलब पागलों की तरह पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब ये कोशिश कर रहे होते हैं लगातार। फिर नरेटर बताता है कि इसको सबको चेक करने के बाद नरेटर चेक करने जाता है अपने बच्चों को, और ये भी सोचता है कि वो नीचे जा करके कुछ टूल्स ले आएगा, जिससे कि जो डेक खराब हो गई, जो शिप इनकी टूट गई है, उसको प्रिपेयर किया जा सके, उसको मेंड करने के लिए। तो नीचे नरेटर जब जाता है तो अपने बच्चों को देखता है और बच्चों को देख के पूछता है कि कैसा है, क्या है। तो बच्चे उसको अपनी इंजरीज के बारे में बताते हैं। स्यू भी बोलती है उससे कि बहुत ज्यादा नहीं है, पर थोड़ा सा चोट मेरे आइस के ऊपर लग गया है। नरेटर बिना कोई रिस्पॉन्ड दिए वहां से निकल जाता है, अपने जो टूल्स होते हैं जैसे कि जो पंपिंग मशीन होता है उसको लेता है। जो पानी, जो वाटर निकालने के लिए जो पंप होता है उसका एक खराब हो जाता है, फिर किसी तरह से वो मैनेज करता है और देखता क्या है कि वहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक पंप है, उसको लेकर के वो आता है। और नरेटर साथ ही साथ नोटिस करता है कि जितने भी उनके पास कटलरीज थे, जितने भी बर्तन थे, टॉयज थे, जो थे, सबके सब उस पे तैर रहे होते हैं पानी में। ठीक है। आगे फिर नरेटर बढ़ता है और कहता है कि अब 2 जनवरी, जिस दिन की जो लहरें थी, जो लहर थी, जो डिजास्टर इनके साथ हुआ था, उसके नेक्स्ट डे के बारे में बात कर रहे हैं। नरेटर बताते हैं कि 3 जनवरी को जो वाटर लेवल होता है, क्योंकि पानी भर चुका होता है उसमें, और जगह जगह से जो बोट होती है वो भी इनकी क्रैक हो जाती है, तो पानी लगातार अंदर आता चला जाता है। लेकिन 3 जनवरी तक लगातार पंप करते करते थोड़ा सा ये लोग पानी को कंट्रोल कर लेते हैं, जो डेक के अंदर घुस रहा था या जो बोट के अंदर घुस रहा था।
जब थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है तो नरेटर, लैरी और हर्ब ये सब जो है रोटेशन में 2-2 घंटे का रेस्ट ले लेकर के कार्य करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। सपोज करिए कि नरेटर और लैरी काम कर रहे हैं तो हर्ब जाकर के 2 घंटे का रेस्ट लेता है, फिर हर्ब आएगा तो लैरी 2 घंटे का रेस्ट लेगा। जब लैरी और ये काम करेंगे तो नरेटर जाके 2 घंटे का रेस्ट लेंगे। इसी तरह से ये लोग लगातार करते हैं। ऐसा करते करते लगभग इनको 15 घंटे पास हो चुके थे, जब से कि उस वेव ने इनको हिट किया था, इनके बोट को हिट किया था। अब इनका क्या प्रोसी इन्होंने जब केप टाउन से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो इनका मेन मोटो था कि ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाए, बट द कंडीशन ऑफ द बोट वाज नॉट टू टेक देम टू ऑस्ट्रेलिया, और दिस नरेटर वाज वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। नरेटर को समझ में आ गया था कि ऑस्ट्रेलिया तक जाना संभव नहीं था। फिर नरेटर क्या करता है, जाता है चार्ट रूम में से चार्ट निकालता है, कैलकुलेशन करता है, चार्ट को चेक करता है, उसको कैलकुलेट करता है, और फिर वो नोटिस करता है कि कुछ 100 किलोमीटर पे ईस्ट साइड में जब बढ़ेंगे तो दो छोटे छोटे आइलैंड्स थे, जिसमें से एक आइलैंड था जिसका नाम था इले एम्स्टर्डम, जो कि एक फ्रांस फ्रांस की साइंटिफिक बेस था। ठीक है, दैट इज द फ्रेंच साइंटिफिक बेस। ये ढूंढने की कोशिश करता है। फिर नरेटर बताते हैं कि थर्ड का, आप ये देख सकते हैं कि जो 3 जनवरी थी वो पास हो जाती है, बट द कंडीशन वॉज अंडर देयर कंट्रोल ऑन 4 जनवरी। अब 4 जन को क्या होता है, 36 घंटे बीत जाते हैं लगातार पंप करते हुए। 3 जनवरी को आपने देखा था 15 घंटे बीतते हुए दिखा रहे थे, अब ये 36 आवर्स जब पास हो जाते हैं, जब से कि उस स्ट्रॉन्ग और क्या कहते हैं बहुत ही भयानक वेव्स ने हिट किया था इनके बोट को, अब 36 आवर्स पास हो चुके हैं, और नरेटर बता रहा है कि पानी जो है इनके काफी हद तक इनके कंट्रोल में आ गया है, और अब पानी का लेवल जो बोट के अंदर है, जिससे कि नाव डूबे ना बची रहे, वो कुछ सेंटीमीटर्स है, मीन्स दे आर नाउ लिटिल बिट इन द सेफर जोन। फिर पोएट बताते हैं कि इस तरह से करने लगते हैं, जब उनको लगता है कि अब थोड़ी सी सिचुएशन जो है उनके कंट्रोल में आ गई है, तो ये सब टाइम मिलाते हैं, और मैरी इनके लिए कुछ स्नैक्स लेकर के आती है। ये पिछले 2 दिन में इनका पहला मील होता है, और वो भी क्या होता है उसमें, उन्होंने कॉर्न बीफ लिया था। कॉर्न बीफ मीन्स होता है गाय का मांस, और क्रैकर बिस्किट जो थे ये उसको खाते हैं। ये इनका कुछ लास्ट 2 दिनों का जो कह सकते हैं ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, जो भी कहिए, तो ये पिछले 2 दिनों में यही खाते हैं। उसके बाद उसी दिन 4 जनवरी की शाम को ही फिर से ये नोटिस करते हैं कि जो वेदर है वो फिर से चेंज हो रहा है, और चेंज भी किस चीज के लिए हो रहा है, और खराब करने के लिए हो रहा है। 4 जनवरी बीत जाती है, शाम का भी समय बीत जाता है। 5 जन के बारे में बात बता रहे हैं कि फिर जो सिचुएशन है वो नरेटर बताता है कि उसको डेस्परेट कर रही थी, निराश कर रही थी। क्यों निराश कर रही थी, क्योंकि सिचुएशन जो थी, जो वेदर था वो और ज्यादा बुरा हो रहा था। फिर नरेटर सोचता है कि अब तो, नरेटर को ये फील होता है कि अब जो इनका एंड है, मतलब इनकी डेथ जो है इनकी तरफ प्रोसीड कर रही है। इस सिचुएशन में नरेटर नीचे जाता है केबिन में अपने बच्चों के पास, और उनको जाकर के कंफर्ट दिलाने की कोशिश करता है। उसी समय नरेटर जब जाता है तो उसका जो बेटा होता है जोनाथन, वो पूछता है कि डैडी क्या हम लोग मरने वाले हैं, आर वी गोइंग टू डाई। नरेटर कुछ कहता उससे पहले ही उसका बेटा फिर से आंसर देता है और कहता है कि डैडी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें मरने से डर नहीं लगता, अगर मैं आप सीयू सब एक साथ हैं तो। नरेटर को कुछ समझ में नहीं आता, बिना कुछ आंसर दिए नरेटर दोबारा लौट करके आता है। इस माइंडसेट से आता है कि अब अपना ये जो पूरा एफर्ट है वो उस पर लगा देगा, कि जिस तरह से भी लाइफ को सेव कर लेगा। पर जब नरेटर डेक पे आता है तो वो मैरी के पास बैठता है, और मैरी से बात कर ही रहा होता है, और इसमें मैरी और नरेटर की जो फीलिंग्स होती है वो ये होती है कि वो अपनी मृत्यु को अपने सामने देख रहे थे। तभी उसी समय उनकी जो बेटी स्यू होती है एक कार्ड बना करके लेके आती है, जिसमें वो अपने पेरेंट्स की फोटो बनाती है, बहुत ही फनी मूड में। तो उसका करने का इंटेंशन ये था कि उसके फादर जो बहुत ज्यादा टेंस थे, जो बहुत ज्यादा प्रेशर में थे, वो थोड़े से कंफर्ट हो सके। ऐसा करती है जिससे कि ये लोग खुश हो सके। फिर उसी समय, उसके थोड़ी देर बाद, फिर नरेटर जो है आगे बढ़ता है। फिर नरेटर कहता है कि वो आगे बढ़ता है और जा करके फिर अपना कंपास ढूंढता है, क्योंकि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कंपास था वो वर्क करना बंद कर देता है। फिर भी ये अपना कंपास को मैनेज करके कोशिश करते हैं देखने की कि किस एंगल पे ले चले, और यहाँ से कितनी दूर इनका, जो जिस आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं वो इले एम्स्टर्डम, उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं। और वो कैलकुलेट करने की कोशिश करता है कि कितना टाइम लगेगा उस
आइलैंड के पास पहुंचने में। तो लगभग शाम के 6 बजे की बात है, जब वो कैलकुलेट कर लेता है सब कुछ, तो लगभग शाम को 6 बजे, 6 बजे नहीं कह सकते हैं, वो बताता है अपने बच्चों को। इससे पहले वो अपने बच्चों को और सब जितने भी लोग होते हैं उनको बताता है कि अगर हम 185 डिग्री पे, वो कमांड करता है लैरी को कि 185 डिग्री पे आप टर्न करके इस शिप को, इस बोट को लेकर के चलिए, तो मोस्ट प्रोबेबली शाम के 5 बजे तक हम उस आइलैंड पे पहुंच सके। और फिर उसके बाद वो कहता है कि फिर वो वहां से चलता है और लैरी जो है उसी के अकॉर्डिंग उसको मूव करने लगता है। फिर शाम के जब 5 बजते हैं, लैरी वहां पहुंचता है, सॉरी, जब बोट वहां पे लगभग पहुंचती है तो 5 क्रॉस हो चुका है। और जो नरेटर होता है वो सोचता है कि अभी 5 बजने में थोड़ा सा टाइम है। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे। नरेटर क्या करता है कि 6 जनवरी की बात बता रहा था, और जब वो लैरी से कहता है कि 185 डिग्री पे आप बोट को लेकर के चलिए, तो मोस्ट प्रोबेबली कि शाम के 5 बजे तक हम उस किले एम्स्टर्डम, जो हमारा छोटा सा आइलैंड है, वहां तक पहुंच सकते हैं। ऐसा कमांड करके नरेटर जो है दुखी मन से, हैवी हार्ट से, वो अपने डेक नीचे एक केबिन में जा करके अपने बंक पे, उस बेड पे जा करके लेटता है और सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है नरेटर की, तो उस समय 6 बज रहे होते हैं, और नरेटर जब नोटिस करता है तो बाहर काफी अंधेरा हो रहा था। तो नरेटर को ये लगता है कि कहीं ना कहीं अब उसको उठने में लेट हो गई है, और वो जो इले एम्स्टर्डम जो ये लोग ढूंढ रहे थे, जो कि पूरे एक कह सकते समुद्र में, इतने विशालकाय सागर में, ओशन में एक छोटे से द्वीप था, जो कि कुछ 65 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई उसके सब मिलाकर होगी, वो निकल चुका है। और इनके पास अब इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो उससे उस बोट को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा सकें। वो इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि उसके सिर के पास कोई खुले बाल वाला आकर के खड़ा हो जाता है। ये उसका बेटा जोनाथन होता है। जोनाथन आता है, फिर अपने फादर को देखता है और कहता है कि डैडी, क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ? नरेटर को बड़ा आश्चर्य होता है। नरेटर कहता है कि क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? जब नरेटर ये कहता है कि क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ, और नहीं, आज तो हग नहीं करना बनता है, क्योंकि नरेटर को तो ये फीलिंग आ रही थी कि वो बीत चुका है। तभी स्यू कहती है कि क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? फिर वो बताती है कि आप जो है दुनिया के दोनों भाई बहन मिलकर के अपने फादर को कन्विंस करते हैं और कहते हैं कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं और द बेस्ट कैप्टन हैं, क्योंकि आपने उस जो छोटा सा आइलैंड आप ढूंढ रहे थे उसको देख लिया है। और कहते हैं कि ये ठीक हमारे सामने है। जो नरेटर है वो बहुत ही एक्साइटेड होता है। वो डेक पे दौड़ करके जाता है तो दिखता क्या है कि जो एले एम्स्टर्डम आइलैंड की जो है बाउंड्री है, वो इनको वहां से दिख रही होती है। फिर रात को वो अपना वहीं पे एंकर डालते हैं, अपनी बोट को स्लो करते हैं, वहां पे एंकर डालते हैं और रात वहां पे बिताते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब नरेटर उस इले एम्स्टर्डम पे पहुंचता है, तो वहाँ पे जो रहने वाले जितने भी लोग थे, टोटल 28 इनहेबिटेंट्स थे, मतलब उस छोटे से द्वीप पे केवल 28 लोग रहते थे। उन 28 लोगों ने इनका स्वागत किया। और जब नरेटर के पैरों के नीचे ज़मीन के मतलब कह सकते हैं पैरों के नीचे जब ज़मीन आ गई, तो नरेटर बहुत खुश हुआ और वो फिर याद करने लगा। क्या याद करता है? कि कैसे मुसीबत के समय में जब डेक पे लहर गिरी थी, 2 जनवरी के बारे में बात करते हैं। वो याद करने लगता है कि कैसे जब गिरा था लहर और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था या हमारा डेक टूट गया था, उसमें कैसे लैरी और जो हब थे, इन्होंने आशावादी रूप में, मतलब ऑप्टिमिस्टिक व्यूज के साथ, हैप्पी मूड के साथ हमारा सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट की वजह से ये अच्छे से हर चीज़ को बिता सके। फिर वो अपनी वाइफ मैरी के बारे में सोचते हैं कि मैरी ने उस हार्ड टाइम में कैसे वो लगातार व्हील्स पे बैठी रही। और फिर उसके बाद वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या याद करते हैं, उसमें इमेजिन कर रहे थे, उनको याद कर रहे थे उस दृश्य को, अपनी बेटी के बारे में जो कि 7 साल की थी, सुजैन, कि उसको एक बड़ा सा चोट लग गया था, उसके हाथ पे भी कट लग गया था, उसका एक बड़ा सा बम्प टाइप का निकल गया था, उबड़ा हुआ भाग हो गया था उस चोट की वजह से। बट वो अपने पापा को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसने उस पेन को, उस दर्द को छुपाए रखा, अपने फादर को बहुत ज़्यादा रिवील नहीं किया। और अपने बेटे को भी वो याद करते हैं, जो उसने ये कहा था कि पापा, हम लोगों को मरने से डर नहीं लगता है। और वो स्पेशली इसलिए अपनी बेटी को याद करते हैं क्योंकि उनकी बेटी का जो चोट लगा था हाथ पे और जो उसके
स्किन पे लगा हुआ था चोट, उसको बाद में 7 छोटे-छोटे ऑपरेशंस करके उसको, उसमें जो ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी उसको रिमूव किया गया था। तो नरेटर इस तरह से इन सभी लोगों को याद करने लगता है। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई, इसका समरी आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वो भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आप अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन और पूरी तरह से समझ सकते हैं।